तो हेलो एवरीवन। देखिए, हमने जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था एंड वी वर सपोज टू स्टार्ट आवर बायोटेक्नोलॉजी। तो आज बायोटेक्नोलॉजी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है ना, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के मेनली दो कोर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक के मेनली दो कोर प्रिंसिपल हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो उसे बोलते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह से बायोलॉजिकल साइंसेज में यूज करना, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। सो दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन, है ना, सिंपल सी बात अगर बोला जाए तो ये क्या है, एक तरह से मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन। तो किसी भी तरह से ह्यूमन क्या करता है कि जीन्स को मॉलिपुलाई करता है, मैनिपुलेट करता है। और मैनिपुलेट क्यों करता है, इसके पीछे एक ही रीजन है, the aim behind it to get benefited, जिससे कि उसका फायदा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं, मैं आपको अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या चीज, एग्जाम्पल के तौर पे हमने जीन्स को कैसे मैनिपुलेट किया। जीन्स को ऐसे मैनिपुलेट किया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक काऊ है ना। सो वी हैव काऊ एक्स, तो हमारे पास एक काऊ एक्स है। और दूसरा वी हैव काऊ वाई, तो हमारे पास एक काऊ वाई है। तो काऊ एक्स और काऊ वाई हमारे पास दो काऊ है। और हमने यहाँ पर देखा जो ये काऊ एक्स है, इसकी खास बात क्या है, इसका मिल्क जो है इट हैव गुड क्वालिटी, है ना, गुड क्वालिटी। और लेकिन समस्या क्या है कि इट हैव वेरी पुअर क्वांटिटी, ये कम मात्रा में दूध देती है, क्वांटिटी कम होती है। हमने देखा कि काऊ के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन्स है, उस मिल्क प्रोडक्शन वाले जीन्स में यहाँ पर एक जीन्स का सीक्वेंस है। और जीन के सीक्वेंस में यहाँ पर एक एक्स जीन है। ये एक्स जीन जो है, ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है पुअर क्वांटिटी ना। तो पुअर क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला एक्स जीन है, और गुड क्वालिटी को डिफाइन करने वाला जी जीन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो जी जीन लगा है। अब हमारे खाम का जी जीन है, लेकिन हमारे लिए एक्स जीन बेकार है, क्योंकि ये क्वांटिटी को पुअर कर देता है। दूसरा हमने देखा कि हमारे पास एक सेकंड काऊ है, ये डेनिश काऊ है, डेनमार्क की काऊ है। और डेनमार्क की जो काऊ है, इसकी खास बात क्या है, इट हैव पुअर क्वालिटी, मतलब प्रोटीन का कंटेंट कम है, फैट कम है, विटामिन्स कम है ना। तो पुअर क्वांटिटी का पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी को पी रिप्रेजेंट करता है, पी एक पी जीन रिप्रेजेंट करता है। और बट खास बात क्या है, इट हैव वेरी गुड क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अमाउंट में दूध देती है, गुड क्वांटिटी क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वाई जीन है जिसमें गुड क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा है काऊ का, दूसरे वाले काऊ का जीनोटाइप था, ये इसमें एक बहुत सारे जीन्स थे। और इसी में आप देखिए, एक जीन यहाँ पे एक वाई जीन था। ये वाई जीन क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है गुड क्वांटिटी को। और ये जो पी जीन है, ये गुड क्वालिटी, ये बैड क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। राइट, तो अब हमें करना क्या है, अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया। हमने क्या किया, कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स लिए। मॉलिक्यूलर सीजर क्या मतलब, कुछ एंजाइम लिए। उन एंजाइम की हेल्प से ये जो पी वाला जीन था, इसको कट करके निकाल दिया। जब पी वाला जीन हमने कट करके निकाल दिया, तो अब हमारे पास इस वाले काऊ का जो जीनोटाइप बचा है ना, तो इस वाले काऊ का जो हमारे पास जीनोटाइप है, वो जीनोटाइप बचा भाई ये देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो अब टोटल जो जीनोटाइप बचा, ए जीन मौजूद है, बी जीन मौजूद है,
यहाँ पे वाई जीन हमारे काम का था क्योंकि ये गुड क्वालिटी को डिफाइन करता है। हमने यहाँ से एक जीन पीस से उड़ा दिया है और यहाँ पर सी जीन मौजूद है ना? तो इस तरह से बीच का एक जीन हमने उड़ा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी क्या किया, इसी पर्टिकुलर द सेम ये जो सेम हमने मॉलिक्यूलर एंजाइम लिया, सेम एंजाइम यहाँ पे लेते हैं और इस एंजाइम से यहाँ पे कट मारते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्स जीन है, ये पुअर क्वालिटी का जीन है और सॉरी हम एक्स को नहीं करते, हमारे किसी काम का नहीं, हम लोग करेंगे इसको। हमारे काम का है एक जी वाला जीन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैंची मारते हैं और कैंची मार करके ये जी जीन निकाल लेते हैं। हमने इस एंजाइम की हेल्प से ये सीज़र जो मॉलिक्यूलर सीज़र है, इसकी हेल्प से ये जी जीन यहाँ पे बाहर निकाल लिया। जी जीन अब डायरेक्टली इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जी जीन है, इसके लिए इसको अंदर करने के लिए हम एक वेक्टर का सहारा लेंगे। तो बीच में क्या करते हैं, हम एक वेक्टर का सहारा लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया से एक वेक्टर निकाल लिया। अब वेक्टर क्या होते हैं हम लोग वैसे आप पढ़ भी चुके होंगे, वैसे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो हमने वेक्टर का सहारा लिया। हमने ये वेक्टर लिया और इस वेक्टर के अंदर हमने क्या किया कि ये जो हमारा ये वाला जीन था, जी जीन, वेक्टर के अंदर हमने जी जीन वेक्टर क्या था? एक छोटा-सा जीन का टुकड़ा था। तो हमने क्या किया, जी जीन इनकॉर्पोरेट। इस वेक्टर की सहायता से हमने जी जीन को यहाँ पे पहुँचा दिया और जी जीन इसमें ऐड कर दिया। अब हमारे पास एक काऊ बन गई, जिस काऊ में खास बात क्या थी, ये जो वाई जीन है, ये रिप्रेजेंट करता है गुड क्वांटिटी को, तो ज़्यादा अमाउंट में भी दूध देती है और ये जी जीन जो डिफाइन करता है गुड क्वालिटी को, तो गुड क्वालिटी। इस तरह से हमने एक बाहरी जीन को इंट्रोड्यूस करके अपने बेनिफिट के लिए एक काऊ बना ली। अब इस तरह से ऐसी काऊ जिसमें बाहर का कोई जीन मौजूद है, इस तरह के काऊ को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग ट्रांसजेनिक कहेंगे। ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक जो होते हैं, वो बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ की तरह बिहेव करते हैं, तो ये एक तरह से हमने आर्टिफिशियली एक न्यू स्पीशीज़ क्रिएट कर दी। तो इस तरह से ये जो हमने एंजाइम का यूज़ किया, वेक्टर का यूज़ किया, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? और हमने किस लिए यूज़ किया? पहले हमने क्या किया, जीन को मैनिपुलेट किया, जबरदस्ती खुद से इंट्रोड्यूस किया, तो मैनिपुलेशन हो गया और हमारा एम क्या था? टू गेट बेनिफिटेड। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है? और इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर? ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पर्पज़ क्या है? नोट कर लिया क्या? ठीक है, चलिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं, तो पहला था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सेकंड बायोटेक्नोलॉजी का जो टूल है या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, सेकंड इज़ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसका भी आपको मैं एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उम, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। हमारे शरीर में एक आई जीन पाया जाता है। तो आई जीन क्या करता है? ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। कई सारे लोगों की बॉडी में ये कम फंक्शन करता है या प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है।
जिससे कि लोगों को डिज़ीज़ हो जाती है और उस डिज़ीज़ को हम लोग क्या कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं। तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। अब इंसुलिन कहाँ से लगाया जाए? तो पहले क्या किया जाता था कि जो जानवर वगैरह होते थे उनको स्लॉटर करके उनकी बॉडी से इंसुलिन निकाला जाता था, उससे इंजेक्शन बनाते थे। और वो इंसुलिन बेकार का इंसुलिन था, लोगों के काम भी कम आता था। तो अभी हमने क्या किया कि आइजिन निकाला और हमने एक बैक्टीरिया ले लिया, है ना? अब समझिए, तो बैक्टीरिया क्या है? दिस इज़ अ माइक्रोब। तो हमने ये एक माइक्रोब ले लिया मतलब बोले कि बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया के अंदर खुद का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? तो बैक्टीरिया के पास खुद का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था, तो ये बैक्टीरिया के खुद के जीन हो गए। हमने बैक्टीरिया के जीन के अंदर ही ये अपना आई जीन जो इंसानों में इंसुलिन बनाने का काम करता है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस तरह से ये जो हमारा बैक्टीरिया बना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रांसजेनिक माइक्रोब। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके ट्रांसजेनिक माइक्रोब बना लिया। अब हमने क्या किया, इस ट्रांसजेनिक माइक्रोब को एक बड़े से वेसल में लेकर के, तो एक बड़ा-सा वेसल लिया, बड़ा-सा बर्तन लिया, है ना? और ये जो एक बड़ा-सा वेसल लिया और इस बड़े से वेसल में बहुत सारे कई सारे इक्विपमेंट लगा दिए, जो इक्विपमेंट क्या करते हैं, जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो किया जा सके, है ना? तो इन इक्विपमेंट और इसी में क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब न्यूट्रिएंट हमने डाल दिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पर है और साथ में न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल न्यूट्रिएंट मीडियम डालने के बाद खूब सारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं। ये जिस चीज़ में हमने इसको डाला है, इसको एक्चुअली हम लोग बायोरिएक्टर कहते हैं। तो बायोरिएक्टर में ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था, इस बैक्टीरिया को ग्रो किया हमने। तो बैक्टीरिया ग्रो। अब क्या किया है, जो बैक्टीरिया बहुत सारा ग्रो हुआ, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस इंसुलिन। बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस इंसुलिन। फिर हमने क्या किया, इंसुलिन फिल्टर्ड एंड रिफाइंड। तो हमने इंसुलिन को फ़िल्टर किया और इसको रिफाइन किया और उसके बाद क्या हुआ, इसको इंजेक्शंस के लिए कन्वर्ट कर लिया, इंजेक्शन के लिए। ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस से हमने माइक्रोब्स को ग्रो किया और उनको अपने यूज़ में लाया, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग, है ना? या बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है? तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिज़ायर्ड माइक्रोब एंड यूकेरियोटिक सेल in large quantity in large quantity in a sterile medium, sterile medium, ठीक है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर है भाई? डन। नोट कर लीजिए इसको फिर बताइएगा।
हो गया भाई? यस सर। ठीक है। अब देखिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, और व्हाट इज नॉट रिकॉम्बिनेंट, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है और क्या चीज है? तो अभी हमने जो देखा वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ही था, जो हमने वेक्टर में देखा। तो सबसे पहले 1972 में दो साइंटिस्ट थे। 1972 में इन दो साइंटिस्टों का नाम याद रखना। इनका नाम था स्टैनली कोहेन और दूसरा था हर्बर्ट बायर। स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बायर, ये दो साइंटिस्ट थे, और दोनों ही साइंटिस्ट यूएसए के थे। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया से इन्होंने एक प्लाज्मिड निकाला। वो बैक्टीरिया कौन सा था जिस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला? वो एक बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया। और आपको याद होगा, मैं आपको प्लाज्मिड पढ़ा चुका हूँ प्रॉपर्ली कि प्लाज्मिड होते क्या है, कैसे काम करते हैं, है ना? तो दिस वाज अ बैक्टीरिया। इसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो टाइफाइड फैलाता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि एक प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया। इसके अंदर एक प्लाज्मिड था, और उस प्लाज्मिड के अंदर उसको निकालने के बाद उस प्लाज्मिड के अंदर एक रेजिस्टेंट जीन था, है ना, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करता था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल करके और इन्होंने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम किया हुआ था। तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का क्रेडिट 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बायर को जाता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा कि किस बैक्टीरिया से निकाला था और किसने निकाला था। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये इन्होंने निकाला होगा, है ना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमें देखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड नॉर्मली आपको पता है कि प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है। प्लाज्मिड एक्सटर्नल डीएनए होते हैं, एक्सटर्नल बैक्टीरियल डीएनए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हालांकि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। एक्सटर्नल बैक्टीरियल डीएनए होते हैं, और ये करते क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, प्लाज्मिड क्या करते हैं, बताओ। अच्छा आयशा, प्लाज्मिड क्या काम करते हैं? फौजिया, मेघना, क्यों होते हैं बैक्टीरिया में? बोलो भाई। अरे सर डीएनए क्लोन करने के लिए। बहुत मारे तुमको। बाकी दो लोग बताओ। फौजिया, बताओ। ये डीएनए को प्रोटीन रेप्लिकेट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोटीन रेप्लिकेट करने के लिए ये। अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए। मेघना, बैक्टीरिया तो बाइनरी फिजन से भी सबसे ज्यादा हो, तो वो तो बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। वो तो ऑकेजनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना भाई। फौजिया, बताओ आप। तुम सब लोग पीछे भूलते जा रहे हो क्या यार? बोलो फौजिया, बताओ क्या काम होता है प्लाज्मिड का? फौजिया, आर यू देयर? यस सर। अच्छा, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं तुम लैपटॉप ऑन करके पराठे खाने चली गई हो। रेजिस्टेंस, हाँ राइट। आप सही बताया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं भाई। बैक्टी प्लाज्मिड का काम होता है, दे गिव
एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी टू बैक्टीरिया। कैसे? दे प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेनली, है ना? दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर। तो ये बैक्टीरिया को कैपेबल बनाते हैं, टफ बनाते हैं, और बैक्टीरिया को जब कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है या किसी भी तरह की मेडिसिन, तो बैक्टीरिया को बचाने का काम करते हैं। ये प्लाज्मिड का खास बात होती है। एंड दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्सटर्नल बैक्टीरियल डीएनए अदर देन क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए का रहता है। ठीक है? याद रखिएगा भाई, प्लाज्मिड आपको याद होना चाहिए। ठीक? अब देखो, अब मेरी बात को थोड़ा-सा आप गौर से समझिएगा, है ना? कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? यहाँ तक मामला क्लियर होगा मेरे हिसाब से, और आपने नोट भी कर लिया होगा। देखो भाई, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है ना? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक एंडोन्यूक्लियस और दूसरे एक्सोन्यूक्लियस, है ना? अब देखो, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है कि दे कट डीएनए एट पर्टिकुलर पॉइंट। दे कट डीएनए एट पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। ये कैंची की तरह काम करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है? अब देखो, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर जैसे एंजाइम है, ये काम क्या करते हैं? अब अच्छा, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास कोई डीएनए है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास कोई डीएनए हो, और इस डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं। ये पर्टिकुलर डीएनए जो बाहर की तरफ से यहां से इसमें कट करना शुरू करेंगे, एंड की तरफ से, इनको हम लोग बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस। तो एक्सो न्यूक्लियस बाहर की तरफ से कट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? दूसरा क्या होता है, हमें तो जीन यहाँ पे चाहिए, हमारा जीन तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिसको हमें कट करके निकालना है। तो बीच में जो कट करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो बीच में कट करते हैं, और जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो बाहर की तरफ कट करते हैं। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, राइट? तो एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया कि कट करके, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो कट करके आपने डीएनए के पार्ट को निकाल लिया। तो आपने इतना हिस्सा डीएनए के पार्ट को निकाल लिया, ये वो आपका डिजायर्ड जीन था जो आपको चाहिए था, ठीक है? एंडोन्यूक्लियस जब कट करते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, अभी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, फिर और ध्यान से बताऊँगा। थोड़ा-सा हिस्सा इधर निकला हुआ होगा, थोड़ा-सा हिस्सा इधर निकला, क्योंकि भाई इसको जोड़ा भी तो जा सके। सेम एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करते हैं, उसको भी कट करते हैं। किसको? सेम एंडोन्यूक्लियस से हम लोग कट करेंगे जो हमारा वेक्टर था, है ना? तो वेक्टर क्या था? प्लाज़मिड। प्लाज़मिड को हम वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज़मिड ही है जो डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो हमारा ये वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे? सेम एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करेंगे। ये देखिए, वेक्टर क्या है? स्मॉल डीएनए, दिस इज वेक्टर,
और वेक्टर है क्या चीज़? ये प्लाज्मिड। अब हमने क्या किया सेम एंडोन्यूक्लियस मान लेते हैं एंडोन्यूक्लियस बहुत तरह के होते हैं। तो मान लेते हैं ये एंडोन्यूक्लियस एक्स था, तो हम इसको भी एक्स एंडोन्यूक्लियस से ही काटेंगे। तो हमने एंडोन्यूक्लियस एक्स से काटा। जब हम इसको एंडोन्यूक्लियस एक्स से काटेंगे, सेम से काटना पड़ेगा तभी आपस में चिपकेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा प्लाज़्मिड है, ये प्लाज़्मिड भी इसी तरह से कट हो जाएगा, है ना? तो हमने प्लाज़्मिड को एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। देखिए, हमने इस तरह से कट कर दिया, ये भी बिल्कुल वैसे ही कट होगा जैसे कि ऊपर वाला कट हुआ था। अब क्या होगा, अब हम दोनों को यहाँ पे ला कर के जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये आएगा, सेम एंडोन्यूक्लियस से काटा गया है, इसके एंड्स एक ही जैसे होंगे और ये इस तरह से आपस में आकर जुड़ जाएगा। लेकिन जोड़ने के बाद भाई साहब कोई चिपकाने वाला भी तो होना चाहिए, तो चिपकाने के लिए एक दूसरी चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आकर के तो पहला आपने एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया, है ना? और उसके बाद क्या है, आपने मतलब एंडोन्यूक्लियस क्या था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। उसके बाद चिपकाने के लिए यहाँ पे हमने एक गम का यूज़ किया, ठीक है? इसको हम मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। तो चिपकाने के लिए यहाँ पे हमने एक गम लगा दी और गम लगा के एडहेसिव गम लगा के चिपका दिया। अब ये क्या था? जिससे हमने चिपकाने के लिए यूज़ किया, इसे बोलते हैं ये एंजाइम बोलता है डीएनए लाइगेज़ बोलते हैं इसे। डीएनए लाइगेज़। डीएनए लाइगेज़ जो एंजाइम है, इसे हम मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर गम की हेल्प से हमने इसको जोड़ दिया और अब ये जो हमारा बन गया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, दिस इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, है ना? क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर इसको, इसी बात पे। तो यहीं पे मैं एक बात और बता देता हूँ, तीसरी बात और बता देता हूँ, अगर आप इसको नोट करें। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे पास अपना एक बैक्टीरिया था। हम चाहते हैं कि ये जो जीन है, इसको इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है? तो इस बैक्टीरिया का अपना खुद का पहले से प्लाज़्मिड है, ये इसका खुद का प्लाज़्मिड है। और ये बैक्टीरिया का आपको पता है बैक्टीरिया का डीएनए इसकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। हमने क्या किया ये प्लाज़्मिड इसके अंदर अभी तक प्लाज़्मिड नहीं था, ये नॉर्मल बैक्टीरिया था। अब हमने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज़्मिड था, उसको हमने क्या किया इंसर्ट कर दिया।
तो जब बैक्टीरिया के अंदर हमारा प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया, अब हम इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ये बैक्टीरिया जिसके अंदर एक नया जीन आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। समझ गए? इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक? क्यों? क्योंकि अब इस डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया में दिखाई देने लगेंगे। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे। या इसी को हम लोग कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब देखो, नोट कर लो, कुछ फैक्चुअल चीजें नोट कर लो। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस the first restriction endonuclease whose working depend on a particular sequence was isolated by O.H. Smith, comma K.W. Wilcox and T.J. Haley. In 1968, this enzyme was isolated from Haemophilus influenzae. And it was named, और एंजाइम का नाम क्या रखा है? And it was named Hind second. इसका नाम रखा गया Hind second। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It can cut DNA. It can cut DNA. It can cut DNA at specific point। इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब कि जहां पे हमें चाहिए वहीं पे कट पाएंगे। स्पेसिफिक पॉइंट by identifying by identifying 6 nucleotide sequence by identifying 6 nucleotide sequence। देखो, अच्छा इसमें एक चीज और लिखो। टुडे we know more than today we know more than 900 restriction enzymes। Today we know more than 900 restriction enzyme। Today we know more than 900 restriction enzymes which have been extracted from 230
strains of bacteria which have been extracted from 230 strains of bacteria. तो देखो ये पहला ऐसा एंजाइम था जो स्पेसिफिक पॉइंट पे काटता था। जस्ट किसी भी पॉइंट पे काटने वाला जो एंजाइम था वो पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दोनों नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर फर्स्ट टाइम isolated by Stewart Lynn and Warner Arber in 1963. Full stop. They isolated two enzyme. They isolated two enzyme which restricted growth of बैक्टीरियोफेज। मतलब क्या है बैक्टीरियोफेज? क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस इन ई कोलाई। तो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया वो एक्चुअली वायरस के डीएनए को कट कर देता था। तो वो वायरस का एंजाइम था, वायरस के अगेंस्ट वो एंजाइम खोजा गया बैक्टीरिया में, है ना? वो कोई स्पेसिफिक नहीं था, वो कोई कट करने के लिए यूज करने वाला एंजाइम नहीं था। तो जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं, जिनको एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे काटते हैं, जहां अपन चाहते हैं वहां पे काटते हैं, उनको आइसोलेट करने का जो वो है हिंड 2, इसको आइसोलेट करने का क्रेडिट स्मिथ, विलकॉक्स और केली को जाता है। लेकिन इसके पहले ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस ग्रोथ ना करने पाए, उसके डीएनए को कई टुकड़ों में कट कर दिया जाए। अ, ऐसा एंजाइम खोजने का जो क्रेडिट जाता है, वो जाता है किसको? स्टीवर्ट को और वोल्टर को। क्लियर है ना दोनों बातें? कई बारी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है और आप पूछते हो कि नहीं सर इसका आंसर तो ये भी होना चाहिए। आप नेट पे डालोगे आपको कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे क्लियर करके आपको बता दिया। ठीक है? अब देखो भाई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस तरह से एंजाइम को काटते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि कहाँ पर काटना है और कहाँ पे नहीं काटना, ठीक है? और पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप ये बात मेरे हिसाब से नोट कर चुके होंगे, नोट कर चुके हैं ना? यस सर। ठीक है, तो मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं खोजता हूँ जरा सा, मैं निकालता हूँ, फोल्डर खोलता हूँ और मैं निकालता हूँ डायग्राम। देखो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते कहाँ से, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।
देखो, यहाँ पर क्या है कि सपोज़ दैट कोई सीक्वेंस होता है। हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, वो ये जीन है ना? ये जीन हमको चाहिए। मतलब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम निकालना चाहते हैं, कट करके निकालना चाहते हैं। तो क्या होता है, यहीं पे नहीं कट करता, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं कि पहले पूरे जीन को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वो क्या करते हैं कि थोड़ा-सा आगे और थोड़ा-सा पीछे, है ना? इसी जीन के थोड़ा-सा आगे यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा-सा पीछे, है ना? दोनों तरफ क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करते हैं। इसको बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और रिकॉग्निशन सीक्वेंस से रिकॉग्नाइज़ करके कट करते हैं। तो यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। अब जहाँ पर ये कट करते हैं, तो कट करने में क्या होता है, तो ये वहीं पे कट करते हैं जहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। अब भाई पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है? देखो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो दोनों तरफ से पढ़ने पे एक ही जैसी दिखाई दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप पढ़ते हो मलयालम, है ना? तो मलयालम क्या है? मलयालम चाहे आप उधर से पढ़ो, चाहे इधर से पढ़ो, ठीक है? तो मलयालम का मतलब मलयालम ही होता है। दोनों तरफ से आप इसको पढ़ोगे, आपको मलयालम ही दिखाई देगा, है ना? कुछ और चीज़ नहीं दिखाई देगी। एक मिनट, मलयालम, देखो MALAYALAM, चाहे आप इधर से पढ़ो तो भी मलयालम है, उधर से पढ़ो तो भी मल इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह से क्या होता है, आप देखो, यहाँ पर ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे सीक्वेंस है AATTC, इधर से पढ़ोगे AATTC, इधर से पढ़ोगे ये AATTC, ठीक है ना? तो ये हो गया पैलिंड्रोम। इसको तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट करेगा। तो 2 हिस्से पैलिंड्रोम में, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा और ये हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट करता है और ऐसा ही पैलिंड्रोम बनाएगा जाकर के किसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। ऐसा ही सीक्वेंस से बनाएगा जाकर के, पैलिंड्रोम सीक्वेंस से ही कट करेगा किसके अंदर, जाकर के वेक्टर के अंदर। इसीलिए ये जुड़ पाते हैं आगे आपस में लाइगेज की हेल्प से। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज होते हैं, वो कट कहाँ पे करते हैं? दे कट एट द पैलिंड्रोम सीक्वेंस। बताइए, क्लियर है? बोलिए भाई। यस सर। नोट कर लो, 1-2 पॉइंट इसमें नोट करो। Each restriction endonuclease inspect DNA. Each restriction endonuclease inspect DNA and search for search for search for a specific recognition sequence and bind at that point. Further, it cut the DNA at a specific point, cut the DNA at a specific point by hydrolyzing by hydrolyzing phosphodiester by hydrolyzing phosphodiester backbone. Next point, the recognition sequence of each restriction endonucleases consist of a definite number of
specific base pair, specific base pair, in DNA double helix. It is called it is called palindrome. It is called palindrome nucleotide sequence. ठीक भाई, पैलिंड्रोम आप चाहे उतार लीजिए, चाहे आप कॉपी कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। ट्रांसफॉर्मेंट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कॉपी कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। डन सर। ठीक है। हम रुकिए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। Shit.
कहाँ गया? एक मिनट रुकना ज़रा, मैं डायग्राम नहीं मिल रहा मुझे। चलिए इसी से काम चलाते हैं, कैसे काम चलाने वाला रहेगा। देखो, ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है। हुँ, इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं? बड़ा करने की कोशिश। देखो, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि ये एक जेल की प्लेट होती है। इसमें एग्रोस जेल पाया जाता है। एग्रोस जेल हम लोग डाल के रखते हैं। अब एग्रोस जेल क्या होता है? एग्रोस जेल एक तरह से कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ये सब्सटेंस है ना? तो दिस इज़ एग्रोस जेल है ये। और ये जो एग्रोस जेल है, इट इज़ जेल लाइक कार्बोहाइड्रेट। इट हैव स्मॉल पोर्स, है ना? इसमें बहुत छोटे-छोटे छेद पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये डीएनए का सैंपल ले लेते हैं और ये डीएनए के सैंपल को लेकर के हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक कोने में डाल देते हैं। इसमें डीएनए को हमने पहले से ब्रेक कर रखा है एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, तो डीएनए के छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़े ब्रेक हो गए हैं। उसके बाद हम एग्रोस जेल में इसको डाल देते हैं। अब देखो डीएनए के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो देखो यहाँ पे कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर ऑलरेडी, है ना? अब ये नीचे की तरफ एक प्लास्टिक का ट्रे रहता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एनोड लगा देते हैं दूसरी तरफ। जिससे कि क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है ये एग्रोस जेल के अंदर पड़े हुए हैं। एग्रोस जेल में छोटे-छोटे पोर हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि जिसकी लेंथ कम होगी वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। रीज़न क्या होता है कि जो छोटा होगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा, जो बड़ा होगा उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पोर्स के अंदर से होकर के गुज़र रहा है। तो इसीलिए क्या होता है पीछे की तरफ जो बड़े-बड़े डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो इकट्ठ उनके बैंड्स बन जाते हैं और आगे की तरफ छोटे-छोटे बैंड्स बन जाते हैं। इस तरह से डीएनए के बैंड्स बन जाते हैं। डीएनए के बैंड बन जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये देखो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। ये तो और ये हमारा क्या हो गया डीएनए सैंपल्स हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें मार्कर डीएनए ऐड करते हैं। मार्कर डीएनए क्या होता है? दिस इज़ एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियो एक्टिव डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव डीएनए। तो ये एक बाहरी रेडियो एक्टिव डीएनए होता है और ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये मतलब उसी के साथ जाके अटैच होगा। मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट क्लास में कल ही बताया था। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द सैंपल डीएनए। तो ये कैंप सैंपल डीएनए या जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डीएनए जिसको हम खोज रहे होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर वो डीएनए जिसको हम खोज रहे हैं, अगर वो मौजूद है, तो ये मार्कर जाकर के उसपे चिपक जाएगा और एक हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर वो डीएनए नहीं मौजूद हुआ, तो मार्कर उसपे जाकर के नहीं चिपकेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपको पता है कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं, उसपे एक नायलॉन की फ़िल्म बना लेते हैं। नायलॉन की फ़िल्म में हम इनको चिपका लेते हैं। उसके बाद इसे अल्ट्रा वायलेट से इल्यूमिनेशन देते हैं। इस इल्यूमिनेशन की वजह से वो जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका होता है मतलब जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चिपक गया है, वहाँ पर ये इल्यूमिनेट होते रहते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट टू से दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर भाई?
Yes, sir. तो कुछ चीजें नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ चीजें नोट कर लीजिए। This technique was developed by A. Thyselium. This technique was developed by A. Thyselium. Full stop. Agarose is a polysaccharide. कहां से निकालते हैं? Agarose is a polysaccharide extracted from seaweed. किसको कहते हैं seaweed? Agarose is a polysaccharide extracted from seaweed. Seaweed किसको कहते हैं? बताओ तीनों लोग भाई। Seaweed किसको कहते हैं? एल्गे होता है टाइप का, हम्म जो समंदर में मिलता है। कौन सा एल्गी भाई आयशा? एल्गी 3 तरह के पाए जाते हैं ना, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इनमें से कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। हाँ, इनको केल्प भी कहते हैं। गुड। ब्राउन एल्गी से निकालते हैं, इनको हम केल्प भी कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी में जो तो जायंट एल्गी उसको होते हैं बड़े। लियोफाइटा कहते हैं ना। हाँ, फ्यूफाइसी, राइट। फ्यूफाइटा, और इनके क्लास को हम लोग फ्यूफाइसी कहते हैं। तो जितने भी बड़े एल्गी होते हैं, बड़े ब्राउन एल्गी, जायंट ब्राउन एल्गी होते हैं, उनको हम लोग सीवीड कहते हैं। आयोडीन इसी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्रोमीन इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एग्रोस जेल इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सब चीजें हम इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो देखो इसको एग्रो इससे निकाला जाता है सीवीड से। ये सब क्वेश्चन होते हैं जो नीट पे पूछ ले जाते हैं। और हाँ, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, ये क्वेश्चन 2 बार भाई लोगों को पूछा हुआ है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इज स्टेन्ड विथ, किससे किस डाई से करते हैं मैं बता चुका हूं ऐसा क्लास में। स्टेन्ड विथ अ डाई कॉल्ड, इथीडियम ब्रोमाइड। वेरी गुड, इथीडियम ब्रोमाइड। ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, इथीडियम ब्रोमाइड। इट इज स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड, और इसका कलर भी पूछा जा चुका है। इसकी वजह से नोट करेंगे, द ब्राइट ऑरेंज कलर band of DNA, the bright orange colored bands of DNA can be seen under ultraviolet light. And this process is called, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? This process is called elution. This process is called elution. ठीक है? अब किसी भी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। देखो एक और बात, एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस का होते हैं, देखो एंडोन्यूक्लियस कहीं पे भी काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस कहीं पे भी अंदर काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस बाहर काटते हैं कहीं पे भी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो पर्टिकुलर साइट पे आते हैं, याद रखना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नॉमेनक्लेचर, कैसे इनका नाम रखा जाता है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो इसके नॉमेनक्लेचर में, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी एंजाइम का नाम होता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर एंजाइम का होता है ना, उसका वो क्या होता है, फर्स्ट लेटर होता है उसका जीनस।
फर्स्ट लेटर है ना? तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है? जीनस होता है। उसके बाद क्या होता है? जो सेकंड लेटर होता है वो क्या होता है? उसकी स्पीशीज। ठीक है? थर्ड लेटर जो होता है, नेम ऑफ एंजाइम। ठीक है? और इनको सबको हम लोग इटैलिक में लिखते हैं। ऑल रिटन इटैलिक, रिटन इन इटैलिक, ये भी आप जान लीजिए। और जो फोर्थ लेटर होता है, ये बताता है किस उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन क्या है, कौन सा स्ट्रेन, मतलब वैरायटी कौन सी है। और किस सीक्वेंस में खोजा गया, जो फिफ्थ लेटर होता है, ये रोमन नंबर होता है, ये रोमन नंबर होगा। और रोमन नंबर ये बताएगा कि इसको किस सीक्वेंस में खोजा गया, सीक्वेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है इस्चेरिचिया कोलाई RY13। अब देखो, यहाँ पे इस्चेरिचिया कोलाई RY13, यहाँ पर इस्चेरिचिया क्या है, कोलाई क्या है, आर क्या है, वाई क्या है और 13 क्या है। तो सबसे पहले देखो, जो इस्चेरिचिया है वो क्या है, वो भैया है जीनस, है ना? तो ये क्या है, जीनस है। यहाँ पर ई हमेशा कैपिटल रहेगा। इसके बाद कोलाई क्या है? ठीक है, तो इस्चेरिचिया कोलाई, ये क्या है, इसकी स्पीसीज है। यहाँ पे आर क्या है, आर इसका स्ट्रेन है। ठीक है? और आर इस R13 ये इसकी स्ट्रेन हो गई, सॉरी R13 इसकी स्ट्रेन हो गई। और इस R13 और आगे फर्स्ट लिख लो, ये क्या है, ये इसका सीक्वेंस हो गया। तो इस एंजाइम को हम लोग लिखेंगे ऐसे, इको, तो इश्चेरिचिया कोलाई, जीनस, स्ट्रेन RY13, ये स्ट्रेन हो गई, और फर्स्ट। ठीक है ना? क्लियर? RY14 फर्स्ट। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, हम लोग लिखेंगे जीनस पहला होता है, पहला लेटर होगा वो जीनस हो जाएगा, दूसरा लेटर हो जाएगा स्पीसीज हो जाएगा, और तीसरा वाला जो भी लेटर होगा, एक हो एक से ज्यादा लेटर हो, ये हो जाएंगे क्या, इसकी ये हो जाएंगे स्ट्रेन हो जाएंगे। और ये जो लास्ट नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका एंजाइम का सीक्वेंस, किस नंबर पे सबसे पहले खोजा गया, दूसरे नंबर पे खोजा गया, ये इसका स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर भाई? बताओ, बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। पैलिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, इसके नोमेनक्लेचर बना दिए, एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेस्टिक बता दिया। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर और बताता हूँ आपको, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं।
देखो ये क्लोनिंग वेक्टर है ना? क्लोनिंग वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे एक प्लाज्मिड है और बड़ा आपने नाम सुना होगा PUC19 है ना? तो अब क्लोनिंग वेक्टर जो इसमें क्या-क्या चीज़ होती है? एक तो देखो ये क्लोनिंग वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना? तो AMPR का मतलब हुआ एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। ये एम्पिसिलिन मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता है, बैक्टीरिया को बचाने की कैपेसिटी रखता है, रेजिस्टेंस जीन, है ना? इनको हम लोग बोलते हैं मार्कर। मार्कर का क्या मतलब है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। हमने क्या किया उसमें एम्पिसिलिन डाल दिया। अब जिस-जिस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा वो नहीं मरेगा, ठीक है ना? तो हमने मार्क कर लिया कि ये वो बैक्टीरिया है जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, ठीक है? ये हमारा मार्कर हो गया। तो नॉर्मली मार्कर क्या होते हैं? मार्कर वो होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को मार्क कर देते हैं। ये बता देते हैं कि यही हमारा वाला बैक्टीरिया है ना? जैसे मान लो आपके पास 100 भेड़ें हैं और आपकी भेड़ों को बहुत सारी भेड़ों के झुंड में मिला दिया गया। अब आप अपनी भेड़ों को कैसे मार्क करोगे? आपने क्या किया जितने सारे भेड़ हैं उनके सर पे एक पर्टिकुलर टाइप का रेडियम बैंड बाँध दिया, है ना? आपने मार्क कर दिया, आपने मार्कर लगा कर के। तो मार्कर वो होते हैं जो भीड़ में से आपके अपने बैक्टीरिया को मार्क कर देते हैं। नॉर्मली मार्कर का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? मार्कर हम लोग छोड़ देते हैं उनके अंदर जिन बैक्टीरिया को हम लोग ट्रांसजेनिक बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट बनाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब जिनमें चेंजेस हो चुके हैं, उन बैक्टीरिया को नॉर्मल बैक्टीरिया की भीड़ में कैसे पहचाना जाएगा, उसके लिए जो यूज़ होते हैं, उनको हम लोग मार्कर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या होता है, इसको हम लोग क्लोनिंग साइट कहते हैं। क्लोन साइट या क्लोनिंग साइट वो साइट होती है, जहाँ पर हम अपना डिज़ायर्ड डीएनए यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, इसका वाला जो डीएनए होगा उसको थोड़ा-सा उड़ा देंगे और वहाँ पर अपना डिज़ायर्ड डीएनए इनकॉर्पोरेट कर सकें। उसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट। दूसरा क्या होता है, ओआरआईसी। अब ओआरआईसी क्या होता है? भी नहीं, ओआरआईसी। ओआरआईसी क्या होता है? इसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसकी कितनी कॉपी बनेगी ये ओआरआईसी ही डिसाइड करेगा। नंबर ऑफ कॉपी डिसाइडेड बाय इट। ये डिसाइड करता है कितनी नंबर ऑफ कॉपी बनेगी। ठीक है? यहाँ पे प्रमोटर जीन पाया जाता है और इस प्रमोटर जीन में आकर के जुड़ता है जाकर के क्या? आरएनए पॉलीमरेज़। तो आरएनए पॉलीमरेज़ यहीं पर आकर के जुड़ता है। सॉरी डीएनए पॉलीमरेज़। ठीक है? तो यहीं पे जुड़ेगा और यहीं से स्टार्ट होगा, राइट? ये इसके फंक्शनल जीन होते हैं लाइक जेड, लाइक आई, ये सब फंक्शनल जीन होते हैं। ठीक है? जीन ये फंक्शनल जीन है, जो काम करते हैं। क्लियर है? बोलो भाई। बताएँ भाई। यस सर। ठीक है। इसमें से ये हो गया। एजीबीटी बताना है और पीसीआर टेक्निक और बता देता हूँ, है ना? पीसीआर भी बता देता हूँ मैं। पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। पीसीआर वो टेक्निक होती है जिससे कि हमारा जो सैंपल होता है उसके हम नंबर बढ़ा देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज़ दैट कि किसी पर्टिकुलर जगह पे मर्डर हुआ और हमें पता है कि ये 10 लोग संदिग्ध हैं, दे आर सस्पिशियस, इनमें से किसी ने मर्डर किया है। अब हम कैसे करेंगे? बाकी 10 लोगों की तो बॉडी से हमने डीएनए खूब निकाल लिया। लेकिन उस बंदे को जिसको मारा गया, मरने से पहले उस आदमी ने क्या किया, जिस आदमी ने मारा उसके साथ हाथापाई हुई। उस हाथापाई में क्या हुआ होगा कि उसने उसको पकड़ा होगा, उसकी स्किन का या किसी बॉडी के पार्ट का, कुछ सेल्स या बाल नोच लिया होगा, 2-4 बाल गिरे होंगे वहाँ पे, कुछ सेल्स वहाँ पे गिर गई होंगी। उन सेल्स को निकाला गया। लेकिन जब सेल्स को निकाला गया तो देखा गया कि कुछ ही सेल में बाकी सब सेल डेड थी, कुछ ही सेल में डीएनए बचा हुआ था।
अब वो डीएनए का सैंपल बहुत कम है, हमें एक्सपेरिमेंट 10 लोगों के साथ में करना है। तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए के सैंपल को थोड़ा-सा निकाल लेंगे। उस थोड़े से सैंपल को हम क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे, है ना? मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाएँगे। इस प्रोसेस को, कॉपी बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पीसीआर, पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करके लाके आते हैं, ये हमारा ओरिजिनल, तब सबसे पहले स्टेप 1 होता है ना? तो स्टेप 1 में हमारा ओरिजिनल डीएनए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाते हैं, जिससे दोनों के स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है कि यहाँ पर हम एक डीएनए प्राइमर ऐड करते हैं, ठीक है? तो देखो हमने दोनों तरफ, नॉर्मली क्या होता है कि एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों तरफ डीएनए प्राइमर ऐड करते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड में हमने डीएनए प्राइमर ऐड कर दिया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज़ ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैग पॉलीमरेज़। टैग पॉलीमरेज़ एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। टैग पॉलीमरेज़ जो होता है, इसको हम लोग निकालते हैं एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। नाम याद रखना, पूछा जा चुका है। थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जो बहुत हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। तो हाई टेम्परेचर में पाए जाने की वजह से जो टैग पॉलीमरेज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बियर करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर स्टेप 3 है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया जाता है। टैग पॉलीमरेज़ क्या करता है, डीएनए की ओल्ड स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद क्या होता है, इस साइकिल को रिपीट किया जाता है 20 से 40 बार, है ना? ये 4 डीएनए इस तरह से, इस प्रोसेस से बार-बार, अब क्या होगा, ये डीएनए अलग हो जाएगा और ये डीएनए अलग हो जाएगा। न्यू स्ट्रैंड जो होते हैं ये अलग हो जाएँगे और फिर से अब 4 डीएनए बन गया, अब 4 से और डीएनए बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, इसी तरह से 8 से 16 बनेंगे। इस तरह से डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत कम समय में एक डीएनए से 1 मिलियन कॉपी बनाई जा सकती है इस प्रोसेस से। इस आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन कहते हैं, पीसीआर कहते हैं। बताओ भाई, क्लियर है? पीसीआर टेक्निक, थर्मस एक्वेटिकस पता रहेगा? ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें सिर्फ मैं कल आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे हम लोग ये इसको क्लोन, वो अब हालाँकि मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, फिर से मैं ये बताऊँगा कि हम लोग कैसे ट्रांसपेरेंट या हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, है ना? तो ये चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक का। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम पे, राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर।